हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये टेस्ट सीरीज कर रहे हैं हम लोग DIS की यूपी PCS प्री 2023 के लिए। टेस्ट नंबर 2 कंटिन्यू है और इसके 60 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, 61 से करना है आज। और चैनल पे एक व्यूअर हैं प्रवीण कुमार जी, इनका सिलेक्शन हुआ है लोअर PCS में। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सिविल्स एजुकेशन की तरफ से। असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर इनको पोस्ट मिली है, तो यहाँ पे इनके लिए बधाइयाँ बनती हैं हमारी तरफ से और सिविल्स एजुकेशन चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पूछा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सबसे पहले तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में समझते हैं। नाइट्रोजन क्या है? एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नाइट्रोजन के बारे में हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है वायुमंडल में, एबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत प्लांट को है। प्लांट इस नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाते। वायुमंडल में जो N2 के फॉर्म में नाइट्रोजन गैस है इसको यूज नहीं कर पाते, तो फिर इनके लिए क्या ज़रूरत है? इनको फिर यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड चाहिए। अब ये नाइट्रोजन के कंपाउंड कौन है? जैसे हम लोग नाइट्रेट पढ़ते हैं, है ना, नाइट्रेट पढ़ते हैं, हम लोग नाइट्राइट पढ़ते हैं और इसके साथ साथ अमोनिया भी पढ़ता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है इसका यूज ना करके इन कंपाउंड्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक बात फिर आती है कि इस नाइट्रोजन से ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड बन रहा है ये बनाता कौन है? ये कौन है? ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? एक बैक्टीरिया का नाम पढ़ते हैं एजोटोबैक्टर, है ना, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है, जल्दी से बताइए, राइजोबियम, है ना, राइजोबियम। ये दो बैक्टीरिया बहुत कॉमन है, एजोटोबैक्टर और राइजोबियम। और यहाँ पे इन दोनों में एजोटोबैक्टर तो अपने आप में हीरो है, क्योंकि एजोटोबैक्टर जब नाइट्रोजन को फिक्स करता है तो इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन राइजोबियम, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करता है लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशन में करता है, ये अकेला नहीं कर पाता। आप यहाँ पे फिक्सेशन से बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइए। फिक्सेशन में फिक्स शब्द लिखा है। फिक्स से क्या समझ में आता है हम लोग को? एक जगह स्थिर करना। किस चीज़ को स्थिर करना है? नाइट्रोजन को। लेकिन नाइट्रोजन तो गैस है, गैस तो स्थिर होगी नहीं, वो तो उड़ जाएगी इधर उधर, है ना। स्थिर तो वो चीज़ होती है जो सॉलिड फॉर्म में हो, और ये सॉलिड फॉर्म क्या है? ये है ना सॉलिड फॉर्म, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। अब आप यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि अमोनिया तो गैस है। कोई दिक्कत नहीं, इन नाइट्रोजन कंपाउंड से अमोनियम साल्ट बन जाता है। ठीक है, अमोनियम साल्ट। और साल्ट क्या है? ये सॉलिड है लेकिन गैस तो नहीं रही ना आप, तो आप यहाँ पे फिक्स से ऐसे समझ सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना ये नेचुरली होता है। बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी होती हैं, फसलें ऐसी होती हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करती हैं। ये जो नेचुरली नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है इसका पर्पज़ क्या है? बस सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, यही पर्पज़ होता है। बहुत लंबे समय से अगर किसी क्षेत्र में आप एक तरह की फसल लगा रहे हैं तो उसकी फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी बेकार हो जाती है, लूज कर जाती है। तो तभी क्रॉप साइकिल का कॉन्सेप्ट है ना। फिर किसान लोग क्या करते हैं? दूसरी फसल लगा देते हैं। जैसे मटर की जो क्रॉप है, मटर की जो क्रॉप है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो जीवाणु के बारे में पूछा है, बैक्टीरिया के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे तीनों को आपको याद रखना है। ये जो लिखा है सोयाबीन, सोयाबीन जो क्रॉप है इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम जैपोनिकम। और जो जलीय फर्न है, एक्वेटिक फर्न है, इसमें एनाबीना एजोली होता है। और ये जो लूसन है, बड़े कठिन कठिन नाम है, क्या करें, क्रॉप के नाम है। अब हम लोग के यहाँ तो होता नहीं है, सोयाबीन ही होता है, बाकी तो कुछ देखा भी नहीं अभी। मैं कोशिश करूँगा अगर इमेज लगा सकूँ तो लगा दूंगा। इसमें होता है राइजोबियम मेलिलोटी। ये तीनों यहाँ पे करेक्ट। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे तो यार फैक्चुअल था, कुछ समझने का तो था नहीं, याद ही करना था। बट यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन था ये समझना ज़रूरी था। तो थोड़ा बहुत किसी किसी क्वेश्चन में यार समय लग जाता है। चलिए 62 कीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किस अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था कहते हैं? सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। जब किसी देश का आर्थिक विकास अपने आप में मैच्योर हो जाए, परिपक्व हो जाए, देश के नागरिकों को जितने भी इसेंशियल गुड्स की ज़रूरत है, जितनी भी इसेंशियल सर्विसेज की ज़रूरत है, अगर ये सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हैं तब उस स्थिति को स्वप्रेरित विकास की अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? परिपक्वता की अवस्था, ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज। चलिए 63 देखिए। यहाँ पे कथन कारण में पूछा है रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं, कैचमेंट एरिया बहुत बड़े हैं। बिल्कुल करेक्ट है।
कारण क्या है? कारण वर्षा है। वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इन नदियों के कैचमेंट एरिया में वर्षा अधिक होती है। तो दोनों सही है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलिए होमवर्क कीजिए जल्दी से। इंडस रिवर की 2 ट्रिब्यूटरी का नाम लिखिए कमेंट करके। 2 सहायक नदियों के नाम बताइए, इंडस रिवर के बताना। चलिए 64 कीजिए। 64 में निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात में स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है? मेजर ऑयल फील्ड नहीं है गुजरात की। यहाँ पे पहले में महसाना लिखा है, ये तो गुजरात में है। नवागाम गुजरात की ऑयल फील्ड है। लुनेस गुजरात की ऑयल फील्ड है। जबकि ये जो मुरान है ये तो असम की है ना, ये असम की ऑयल फील्ड है, ध्यान रखना। असम में और भी है, नाहरकटिया, इसको भी ध्यान रखना है। डिगबोई हम लोग जानते हैं, इसको पढ़ते रहते हैं। ये तीनों असम में है, ठीक है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में भौम जल स्तर यानी ग्राउंड वाटर लेवल जो है के नीचे होने से निम्नलिखित में से किस एक के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है? ये ध्यान रखना है थोड़ा। पश्चिम बंगाल और बिहार वाला रीजन की बात हो रही है। इस रीजन में आर्सेनिक की वृद्धि हुई है। और अगर वेस्ट की बात करें, जैसे राजस्थान हुआ या फिर महाराष्ट्र हुआ, इस एरिया में किस एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन हुआ है ज़्यादा? फ्लोराइड का, ठीक है, फ्लोराइड। 66 में पूछा है बेम्बनाड कयाल। बेम्बनाड एक लेक का नाम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कयाल लिखा है, ये कयाल का क्या मतलब है? कयाल से आप लेगून लेक समझ लीजिए या फिर बैक वाटर लेक समझ लीजिए। यानी ये झीलें, ये लेक्स ऐसी होती हैं जिनका एक भाग समुद्र से जुड़ा रहता है। जैसे आप चिल्का लेक के बारे में देखते हैं, उसी तरीके की लेक एक बेम्बनाड लेक भी है केरल में। और वैसे भी केरल में जो लेक्स का लोकल नाम है उसे कयाल ही बोला जाता है। केरल में बैक वाटर जो लेक्स होती हैं उनको कयाल बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, बेम्बनाड कयाल जो है लेक है जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। एक फैक्ट तो यही हो गया। देखिए अगर बेम्बनाड के बारे में नहीं भी पता है कि ये केरल में है, लेकिन यहाँ पे अरब सागर की रानी तो लिख रहा, तो अरब सागर जब लिखा है तो पारादीप तो नहीं लगाओगे क्योंकि ये तो उड़ीसा में है। इन तीनों के बारे में आप सोच सकते हैं। और अगर बेम्बनाड आपको पता है ये केरल में है, तब आप हल्दिया भी हटा देंगे, तब आप मैंगलोर भी हटा देंगे, क्योंकि मैंगलोर है कर्नाटक में और हल्दिया कहाँ पे? ये वेस्ट बंगाल में है। कोच्चि केरल में हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। और कोच्चि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, ये पोर्ट सिटी है। 67 में पूछा है जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में गुड्स और सर्विस के जो एवरेज प्राइस लेवल रहते हैं, इसमें चेंजेस कितना आया, इसी को मेजर किया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर से। जीडीपी डिफ्लेटर के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला है नॉमिनल जीडीपी और दूसरा है रियल जीडीपी। इन दोनों में फ़र्क समझ में आता है? इन दोनों में फ़र्क है कि ये जो नॉमिनल जीडीपी है ये करंट प्राइस पे निकाली जाती है और रियल जीडीपी ये कांस्टेंट प्राइस पे निकाली जाती है। कभी कभी जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला पूछ लेता है, तो ये डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला होता है, नॉमिनल जीडीपी कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए रियल जीडीपी से, इंटू 100 कर दीजिए। ये जीडीपी डिफ्लेटर यहाँ से निकल के आ जाती है। यहाँ पर डी ऑप्शन पढ़िए, वस्तु एवं सेवा के मूल व्यवहार से ये डिफ्लेटर संबंधित है। वो यहाँ से आप फॉर्मूले से आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए 68 कीजिए। 68 में यहाँ पे मैच कराना है कौन सी डिसीज़ किससे होती है। रेबीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, ये वायरल डिसीज़ है। निमोनिया ये बैक्टीरियल डिसीज़ है, सही मैच है, ये दोनों सही मैच है। मलेरिया के बारे में हम लोग समझते हैं, ये प्रोटोजोआ से होती है। और ये एथलीट फुट है, ये फंगल डिसीज़ है, ये कवक से होती है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्रेमी लिखा है, बॉर्म लिखा है, तो बॉर्म से नहीं होती है, फंगस से होती है। बी यहाँ पे गलत मैच है, गलत बताना था ना, बी सही हो जाएगा। 69 में क्या है? 69 में पूछा है काई और लाइकिन। काई मतलब एलगी और लाइकिन को लाइकिन ही बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? एलगी के बारे में खास बात क्या है, ये ऑटोट्रॉप्स हैं, ये सौपोषी हैं, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, तभी तो ऑटोट्रॉप्स हैं। देखिए यहाँ पे ये 3 ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कंफ्यूज मत हुआ कीजिए इसमें। पहला हम लोग फंगस पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में फफूंदी बोलते हैं। एलगी आप अभी देख ही रहे हैं, काई। और ये जो लाइकिन है, लाइकिन बड़ी कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म होती है। यहाँ पे सिम्बायोटिक पार्टनरशिप होती है फंगस और एलगी की। अगर पूछा जाए लाइकिन्स क्या हैं, तो आप यहाँ पे फफूंदी को और काई को मिला दीजिए, यानी फंगस और एलगी को मिला दीजिए। इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है वही लाइकिन है। हाँ, पर इतना ज़रूर होता है कि लाइकिन्स में जो डोमिनेंट पार्टनर होता है इसका,
वो फंगस होता है। ठीक है, फंगस यहाँ पे डोमिनेंट पार्टनर होता है। तो यहाँ पे लाइकेंस के बारे में क्या सीखा, ये कंपोजिट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कंपोजिट यानी दो से मिलके बने हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि ये किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। टुंड्रा क्लाइमेट रीजन जो है, टुंड्रा जलवायु क्षेत्र, इस रीजन में ये पाए जाते हैं। पर देखने को तो ये कहीं भी दिख जाते हैं, पर इन मेजॉरिटी टुंड्रा क्लाइमेट रीजन में ही होता है। चलिए 70 देखिए। यहाँ पे पूछा गया है औद्योगिक तंत्र यानी इंडस्ट्रियल सिस्टम का सही क्रम क्या है। इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई भी गुड्स बन रहा है, सामान बन रहा है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। ये रॉ मटेरियल किसी प्रोसेस से गुजरेगा, फिर ये रॉ मटेरियल प्रोसेस होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना, यही होता है। तो ये इनपुट हो गया, ये आपका प्रोसेस हो गया, और फाइनल ये आउटपुट हो गया। तो डी ऑप्शन पढ़िए, इंग्लिश में देख लीजिए तो इजी हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आसान था। चलिए 71 देखिए। 71 में है, किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर। क्या होता है इसमें, जंगलों को काट के जला देते हैं, जो भी ज़मीन रहती है, जो भी भूखंड रहता है, इसको साफ कर दिया जाता है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ सीखी कि ये जो कृषि है ये वहीं पे होगी जहाँ पे जंगल होंगे, है ना, क्योंकि जंगल को काट के साफ करना है। तभी ये वाली जो कृषि होती है, ये जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ पे प्रिवेलेंट रहती है। और इस तरह की कृषि को बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी स्थानांतरी कृषि। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 आसान है, पिसीकल्चर के बारे में पूछा है। पिसीकल्चर किसे बोलते हैं, मत्स्य पालन को पिसीकल्चर बोला जाता है। रेशम का जो उत्पादन होता है उसे सेरीकल्चर बोला जाता है ना, सेरीकल्चर। और विटीकल्चर, विटी यानी अंगूर की खेती। ये तीनों सही मैच है, सी सही हो जाएगा। 73 देखिए, यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सूंघने की शक्ति के नष्ट होने से है। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल को क्या बोला जाता है, एनोस्मिया बोला जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो बी ऑप्शन में एम्फाइसीमा लिखा है, ये एक तरह की डिसीज होती है, पल्मोनरी डिसीज होती है। और ल्यूकीमिया ये हम लोग जानते हैं, ये एक ब्लड कैंसर है। ठीक है, ब्लड कैंसर। चलिए 74 देखिए, यहाँ पे मैच कराइए कौन सी स्कीम किस वर्ष से स्टार्ट हुई थी। पहला लिखा है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, 2007 में लॉन्च किया गया था, पहला सही है। दूसरा है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसको जो 10वां 5 ईयर प्लान था, इसके तहत इसको लॉन्च किया गया था, 10th 5 ईयर प्लान 2005, करेक्ट है। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन, ये स्कीम 2004 में स्टार्ट की गई थी। इस मिशन को 2004 में लॉन्च किया गया था, ना कि 2008 में, ये गलत हो जाएगा। और लास्ट सही है, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, कृषि विकास योजना 2007, यहाँ पे गलत बताना था तो सी सही हो जाएगा। 75 देखिए, 75 में एवरेज इनकम के बारे में बताना है, औसत आय के संबंध में क्या सही है। औसत किसे बोलते हैं, मैथमेटिक्स में औसत हम लोग क्या लिखते हैं, एवरेज बराबर टोटल योग अपॉन नंबर लिखते हैं। देश की कुल इनकम से टोटल पॉपुलेशन से भाग कर दीजिए तो ये एवरेज आय निकल आती है, सही लिखा हुआ है। दूसरे में भी वही चीज़ है, आप कुल आय से अगर कुल जनसंख्या का भाग देंगे तो इसे क्या बोलते हैं, ये पर कैपिटा इनकम ही तो है। हर व्यक्ति की जो एवरेज आय होगी उसी को पर कैपिटा इनकम बोला जाता है। तो बी ऑप्शन में यही लिखा है सेकंड में, दोनों यहाँ पे सही है। 76 देखिए, 76 में जीडीपी के बारे में बताना है। डोमेस्टिक लिखा हुआ है, तो डोमेस्टिक से हम लोग को क्या समझ में आता है, विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, देश के भीतर लिखा है ना, देश के भीतर। सी ऑप्शन पढ़िए, या किसी देश के भीतर किसी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, सही है, गुड्स और सर्विस की जो मॉनेटरी वैल्यू है एक साल के अंदर विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, ये जीडीपी है, सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। बी में क्या लिखा है, अर्थव्यवस्था की विशालता को रिप्रेजेंट करता है, ये भी करेक्ट है। 3 सेक्टर जो होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये उत्पादनों का योग है। तो ठीक तो है, इसी में सारे गुड्स आ जाएंगे, इसी में सारी सर्विसेज आ जाएंगी। ये जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही बात है, बस अलग अलग भाषा में लिखा है। यहाँ पे तीनों सही है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 में ये जो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस लिखे हैं, इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट सेक्टर को यानी पब्लिक सेक्टर को डिफरेंस करता है, अलग बनाता है। पहला ऑप्शन है आर्थिक गतिविधि का स्वभाव। ये दोनों सेक्टर को अलग करने का मेन बेसिस तो नहीं है। रोजगार की शर्तें, ये भी मेन बेसिस नहीं है, मुख्य आधार नहीं है। नंबर ऑफ वर्कर्स, ये दोनों में चाहिए, कोई डिफरेंस करने का तरीका नहीं है। लेकिन ये जो सी ऑप्शन लिखा है ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस,
यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी रहती है, जो भी एसेट्स रहते हैं, अगर पब्लिक सेक्टर होगा तो ओनरशिप किसकी रहती है? गवर्नमेंट की रहती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी की रहेगी या फिर किसी कारखाने की रहेगी। तो मेन जो बेसिस है वो तो यही हो जाएगा ना, उद्यमों के स्वामित्व। कुल मिला के ये देख लीजिए मालिक कौन है। मालिक सरकार है तो सरकारी हो गया, मालिक अगर कोई निजी व्यक्ति है तो निजी हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया। चलिए 78 देखिए, किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये जो रीडिंग्स हैं वो एक ही होते हैं? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, -40 पे दोनों रीडिंग सेम आती हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसमें हम पुट करें फिर उसको सॉल्व करें, उसका कोई मतलब नहीं है। बस इसको याद रखें, जस्ट फैक्ट है, याद रखें। वो आप फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस बराबर करके देखेंगे तो वो वैल्यू उतनी ही आती है टेम्परेचर की, -40। 79 देखिए, यहाँ पे है फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की प्राथमिकता क्या थी? किस चीज़ को प्रायोरिटी दी गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में? इस प्लान को शुरू कब किया गया था? 1951 में, और प्रायोरिटी दी गई थी एग्रीकल्चर को, कृषि का विकास। 80 है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है? 3 पैरामीटर होते हैं, हज़ारों बार हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इसमें से पहला हम लोग पढ़ते हैं जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा एजुकेशन पढ़ते हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। और तीसरा कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है, यानी प्रति व्यक्ति आय। डी भी इसका पैरामीटर है, सी भी इसका पैरामीटर है, शैक्षिक स्तर भी इसका पैरामीटर है। चाइल्ड सेक्स रेशियो इसका पैरामीटर नहीं होता, यही सही हो जाएगा। 81 में पूछा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 24 दिसंबर को। ये सही लिखा हुआ है। क्यों करते हैं? क्योंकि इसी दिन 24 दिसंबर 1986 में इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा इस एक्ट को पारित किया गया था। दोनों सही है यहाँ पे, ये हो जाएगा। ये ईयर याद रखना, ठीक है, पूछा जाता है मैचिंग में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। चलिए 82 देखिए, इसमें पूछा है एक छोटी बारिश की बूंद में कितने कण होते हैं, कितने पार्टिकल होते हैं? अब ये कैसे याद रखा जाए यार, ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। रटिए, फिर क्या कर सकते हैं। 10⁻21। ये इतनी बड़ी संख्या है कि पूरी स्क्रीन पे नहीं बनेगी अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं, रफ आइडिया लगा सकते हैं कि एक छोटी सी बूंद में, बारिश की बूंद में असंख्य पार्टिकल्स होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 83 में क्या है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? इसे हिप्नोलॉजी बोला जाता है। चलिए जस्ट फैक्चुअल है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा है जल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम होती है और वॉल्यूम मिनिमम होता है, ये दो बातें याद रखें। लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना है यहाँ पे एक ऑप्शन केल्विन में भी दिया है, तो केल्विन में चेक कर लीजिए, 273 जोड़ दीजिए तो केल्विन बन जाएगा। 273 किस में जोड़ना है? 4 डिग्री सेल्सियस है ना, तो केल्विन बन जाएगा। तो 277 हो गया, तो यहाँ पे ये उसी दोनों हो जाएगा, ठीक है, ये उसी दोनों हो जाएगा। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? 273 ही जोड़ते हैं। 85 में बताना है वाटर बॉर्न डिसीज कौन है, जल संक्रामक रोग कौन है? पहले तो ये बताइए बैक्टीरियल कौन है और वायरल कौन है? टाइफाइड बैक्टीरियल डिसीज है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिसीज है। हैजा बताइए, कॉलेरा ये बैक्टीरियल है या फिर वायरल है? ये होमवर्क है। हेपेटाइटिस ये वायरल डिसीज होती है, जिसमें से जो वाटर बॉर्न डिसीज है वो टाइफाइड है, कॉलेरा है और हेपेटाइटिस है। जबकि ये जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, ये वाटर बॉर्न डिसीज नहीं होती है, यानी ट्यूबरकुलोसिस माउथ स्पिटिंग के द्वारा फैलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जल संक्रामक पूछे थे तो तीसरे को हटा दीजिए, बाकी 1 to 4 हो जाएगा आंसर। चलिए 86 माउंट मेरापी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पढ़ते रहते हैं हम लोग। इंडोनेशिया में माउंट मेरापी है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो मानी जाती है ना। भूमध्य सागर में इटली का एक आइलैंड है जिसका नाम है सिसिली, सिसिली द्वीप। इस पर एक एक्टिव वोल्केनो है, इसका नाम बताइए, ठीक है, कमेंट करके। 87 देखिए, यहाँ पे कालक्रम जल्दी से मिलाइए। सबसे पहले कनिष्क, कनिष्क के काल में बौद्ध काउंसिल हुई थी ना, चौथी, 78 AD में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। ये जो चौथी बौद्ध काउंसिल हुई, इसकी डेट, इसका जो टाइम है वो कहीं कहीं 72 AD लिखा हुआ है, कहीं कहीं 78 AD लिखा हुआ है। फिर किसकी एंट्री होती है? मौर्य साम्राज्य की होती है।
170। यहाँ पे अंत पूछा है, इनका अंत होता है मौर्य साम्राज्य का 185 BC में। सिकंदर का आक्रमण ये 327 से 325 BC, ये BC का टाइम है ना, इसलिए उल्टा चल रहा है। और सबसे लास्ट में महाजनपद पीरियड जो था वो 600 से 500 BC, यानी लगभग 100 साल। तो वीडियो को पॉज कर लेना, थोड़ा रिकॉल कर लेना, सी ऑप्शन सही है। 88 में सेल्स के बारे में पूछा है। हम लोग दो तरीके की सेल्स पढ़ते हैं, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक, जिसमें से प्रोकार्योटिक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, पहले यही लिखा हुआ है। और जिन सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है तो इस मेम्ब्रेन का काम क्या रहता है, ये न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को अलग करती है। दोनों सही है, यहाँ पे सी सही है। 89 में यहाँ पे पूछा है, मूलभूत संरचनात्मक इकाई किसे बोला जाता है, सेल को बोला जाता है। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। 90 देखिए, कथन कारण का क्वेश्चन है। एक तरफ है प्लांट सेल, दूसरी तरफ है एनिमल सेल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों अलग अलग कोशिका हैं, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। फ़र्क क्या होता है दोनों में, फ़र्क होता है कोशिका भित्ति का, सेल मेम्ब्रेन का। ये सेल मेम्ब्रेन पाई किस में जाती है, ये प्लांट सेल्स में पाई जाती है। एनिमल सेल्स में ये कोशिका भित्ति सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ये सबसे बड़ा फ़र्क है। तो यहाँ पे कथन में लिखा है पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग है, ठीक है। किस कारण से अलग है वो कारण में लिखा हुआ है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।